नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम अपने आज के उस सेशन की शुरुआत करते हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा भी कर रहे थे। जी हाँ, हम जो है एमसीक्यू के माध्यम से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को और भी निखारने वाले हैं। कई बार आप लोग ये सोचते हैं कि सर हम पढ़ाई तो कर रहे हैं परंतु बावजूद उसके हम पास नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बात डिसाइड करी कि हम आपके लिए छोटे-छोटे टॉपिक लेके आएँगे। वो टॉपिक एमसीक्यू के माध्यम से होंगे और इन एमसीक्यू के माध्यम से ही हम ओवरऑल टॉपिक को करवा भी देंगे, अर्थात वो कंप्लीट टॉपिक आपका हो जाएगा। तो यूपीएससी से लेकर अभी जितने भी स्टेट्स एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या उसके साथ-साथ हाल ही में रेलवे या अन्य जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो व्यापम के हों, एसएससी के हों, पीएससी के हों या जो भी आने वाले समय में होने वाले हैं, उन सब में जो है कुछ न कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको आप स्टैटिस्टिक कह सकते हैं या कहीं न कहीं करंट से जुड़ते हुए भी आपको दिख जाते हैं। तो इस आधार पर चर्चित प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आपके लिए सर्वप्रथम शुरुआत कर रहा हूँ आज के इस टॉपिक की। फटाफट एक बार सारे लोग लाइव आ जाओ, अपने दोस्तों तक लिंक को शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो और बता दो कि क्या तुम लोग रेडी हो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। मैं एक लिमिटेड समय समय आपको जो है देने वाला हूँ। इस लिमिटेड समय में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद मैं अपना रिस्पॉन्स देना शुरू कर दूँगा। मैं एक-एक के रिप्लाई तो नहीं दे पाऊँगा, पर हाँ, इतना ज़रूर आपको बता दे रहा हूँ कि आंसर्स पर आपका फ़ोकस बिल्कुल होना चाहिए। आप अपने ऑप्शंस भेज दें, उसके बाद में आंसर का वेट करें, एग्ज़ैक्ट आंसर क्या है। चलिए, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग रेडी हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुछ आईएएस एकेडमी की आज फर्स्ट एमसीक्यू क्लास जो है आपके समक्ष ये रही। चलिए मिलके आपके सपनों को जो है साकार करें। इस दिशा में मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा के लिए ये सर्वप्रथम प्रयास जो है आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। पहला प्रश्न यहाँ पर ये आता है मेरे प्यारे बच्चों कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? देखते हैं जल्दी कौन सही आंसर दे पा रहा है। बताइए जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है। मैंने आपको बोला है कि ये वो पैटर्न नहीं है कि आप कुछ भी उठाए, तुक्का मारे और पास हो जाएँगे। ये मेरी क्लासेस हैं। अतुल सर ने मैंने कई बार आपको चर्चा करी है कि मैं जब प्रश्नों को बनाता हूँ, तो बहुत सोच समझ के बनाता हूँ कि बच्चा क्या दिमाग में माइंडसेट लेके चल रहा है। वो जो जय माता दी वाले हैं, तुक्के वाले हैं, उनको भी सँभलना पड़ता है। समझे बात? तो चलिए। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर लिखा है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर बिजनेस है, देखो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर जो है यहाँ भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये दो ऑप्शंस तो नहीं है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता है, तो नन ऑफ दीज हो सकता है। एक सेकेंड, नन ऑफ दीज हो सकता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ लिखा है। जब आप नाबार्ड का पूर्ण रूप पढ़ेंगे ना तो नेशनल बैंक फॉर लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? फॉर लिखा हुआ है। तो इस आधार पर पहले का ऑप्शन क्या होने वाला है? डी। जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरबी को जो है वित्त उपलब्ध कराने के संदर्भ में बात हो, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के बाद बात हो, तो इस दिशा में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। इसके साथ में आपको पढ़ने के लिए मैंने कुछ डिटेल आपके स्क्रीन में शो कर दी हैं। उन डिटेल्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। देखो जैसे मैंने आपको बोला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर लिखा, देखो फॉर लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? फॉर। तो इस संदर्भ में आप थोड़ा-सा डिटेलिंग इसको पढ़ लेना, आपके काम आ जाएगी, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पीएससी मेंस में भी ये प्रश्न बहुत अच्छे से आता है, मैं बताऊँगा प्रश्न कैसा बनेगा, उसके लिए आपको थोड़ा एंड तक क्लास में बने रहना होगा। चलिए, भारत में शीर्ष सहकारी बैंकों तथा आरबीआई के समग्र विनियमन हेतु शीर्ष निकाय कौन सा है, ये आपको बताना है। शीर्ष सहकारी बैंक मतलब जो टॉप एपेक्स जो एक तरीके से बॉडी होती हैं, आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो उसके संदर्भ में आपको ये बताना है कि सर्वोच्च संस्था कौन है? बताइए फटाफट। क्या आरबीआई है? क्या नाबार्ड है? क्या एक्सिम है? क्या नन ऑफ दीज है? बताइए जल्दी। चलिए, वेरी गुड। तो इस रेफरेंस में आपके जवाब तो आते जा रहे हैं। जो लोग सही जवाब दे रहे हैं वो ये समझ लो कि आप तैयारी में कहीं न कहीं थोड़े अच्छे हैं। जिन्हें लग रहा है कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता, मैं उनसे ये कहूँगा कि पहली बार में ही पढ़ लोगे, पहली बार में ही टॉपिक याद हो जाएगा। मैं इसलिए लिमिटेड टॉपिक, रेलेवेंट टॉपिक आपको दूँगा। समझे बात को?
तो इस आधार पे यदि हम बात करते हैं, देखो आरबीआई यहाँ पर तो नहीं होता हुआ दिख रहा है, नाबार्ड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नाबार्ड क्या होने वाला है? सही आंसर। भारत में शीर्ष सहकारी, देखो आरबीआई तो टॉप पर बैठा हुआ है। आरबीआई किस पे बैठा हुआ? सबसे टॉप पर बैठा हुआ है। फिर आरबीआई के अंडर में दो तरीके से देखे जाते हैं, एक शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। फिर शेड्यूल बैंक में भी दो टाइप देखे जाते हैं बच्चों, एक कमर्शियल बैंक और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। तो इस पोर्शन को मैं अभी और भी डिटेल से समझाऊंगा, पर यहाँ पर आपको ये समझना है कि आरआरबी और शीर्ष सहकारी जो बैंक हैं उनके विनिमय हेतु जो शीर्ष निकाय है ना, वो आपका कौन सा है? नाबार्ड। नाबार्ड के साथ साथ यहाँ पर एक जो लिखा हुआ है उसका नाम है एक्जिम। अब मैं एक कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में आपको बता देता हूं कि इन दोनों की जो स्थापना है ना, इन दोनों की स्थापना जो है 6 5 ईयर प्लान में हुई थी, छठी पंचवर्षीय जो है योजना में हुई थी। 6 5 ईयर प्लान में हुई थी। 6 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना, दोनों को स्थापना आपकी 1982 में हो रही है। स्थापना कब हो रही है? 1982 में। बशर्ते ये आपको याद रखना है कि एक्जिम जो है, एक्जिम का एक तो फुल फॉर्म याद रख लो। एक्जिम का फुल फॉर्म होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये एक्जिम का हो गया फुल फॉर्म। उसके बाद में नाबार्ड आपको पता है नहीं है तो अभी अपन चर्चा कर लेंगे। ये जो है जनवरी 1982 में स्थापित हो रहा है और आयात निर्यात को फैसिलिटेट करने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। तो आंसर आपको मिल गया। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। एक एक पॉइंट आराम से सुनते चलना। नहीं पढ़ा है मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको सब बनने लगेगा। चलिए, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नाबार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताओ, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। देखते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। बताइए जल्दी। किस अधिकार क्षेत्र, मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए जल्दी। चलिए, अब आप लोगों के ऑप्शंस जो हैं आना शुरू हो गए हैं, तो मैं अपना आंसर बता देता हूं, क्योंकि हमें समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भी संपूर्ण प्रक्रिया को जो है करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाना है। तो इस आधार पर देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि बैंकिंग मंत्रालय तो स्पेसिफिक आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। वित्त मंत्रालय में थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा होगा, पर मैं कहूंगा ये आंसर भी गलत है। आंसर सही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आंसर क्या सही होने वाला है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात सही होने वाली है। नेक्स्ट देखो, प्रश्न पूछ रहा है नाबार्ड मुख्यतः किस क्षेत्र में सक्रिय है। ये आपको बताना है कि बेसिकली ये किस जो है एरिया जो है उस पर जो है या फील्ड जो है उस पर एक्टिव देखने को मिलता है। बताइए जल्दी, किस फील्ड में एक्टिव है जब तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आप ये देखते चलिए कि आप कौन सा आंसर दे रहे हैं और आपका उसके बाद फाइनल आंसर क्या बताया जा रहा है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, नाबार्ड की जब बात आएगी तो इसके नाम में ही लिखा है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो पहला ऑप्शन तो आंख बंद करके भी कोई भी बताएगा कि ठीक है चलो ये वाला तो हो ही जाएगा। दूसरे पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पर मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले वित्तीय समावेशन क्या है इसको याद कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है बच्चों? वित्तीय सेवाओं को, कौन सी सेवाओं को? वित्तीय सेवाओं को वहनी दर पर, वित्तीय सेवाओं को वहनी दर पर, वहनी दर पर समाज के, समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाना। समाज के किस वर्ग तक? वंचित वर्ग तक पहुंचाना। समझ गए? वंचित वर्ग तक क्या करना? पहुंचाना। तो इसको क्या कह दिया जाता है? वित्तीय समावेशन। एक डिटेल क्लास है, मैं आपको दे दूंगा, चिंता ना करें। यदि नहीं भी ये चीजें बनेंगी तो अच्छा प्रश्न बनता है और आसान टॉपिक है। वंचित वर्ग तक जो है पहुंचाना। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कहलाएगा वित्तीय समावेशन। एग्जाम में आपको बिल्कुल जो है वित्तीय समावेशन के संदर्भ में ये बात को समझनी है कि जी हाँ, नाबार्ड जो है वित्तीय समावेशन में मदद करता है। देखो, ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगी। नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड जो है फंडिंग अवेलेबल ज्यादातर करवाता है आरआरबी को। किसको? आरआरबी को। और आरआरबी के जो है आगे, आरआरबी से जो है यहाँ पर जो है प्राथमिक साख समितियां, सुना होगा आपने, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के बारे में। ये इनको पैसे पहुंचाते हैं और इसके बाद जो है ये अल्टीमेटली जो है कस्टमर्स तक या जिनके पास अपने को पैसा पहुंचाना है, वंचित वर्ग तक, इसके पास तक पहुंचता है। तो इस संदर्भ में भी आप जब जोड़ के देखेंगे, आप ये पाएंगे कि वित्तीय समावेशन में भी जो है सक्रिय है, सपोर्ट करता है। समझ गए बात को?
उसके बाद में एक और अच्छा प्रश्न आता है कि नाबार्ड में सरकार और आरबीआई की अंशधारिता का प्रतिशत कितना है। जब तक आप आंसर बताओ तब तक मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्या है, आप लोग आंसर दीजिए, मैं जब तक आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ उनको भी सुनते चलिएगा। पहले क्या था, जो कृषि से संबंधित जो वित्त अवेलेबल करवाने की बात होती थी, फैसिलिटेट करने की बात होती थी, ये संपूर्ण काम जो है आरबीआई करता था। कौन करता था? आरबीआई करता था। आगे चलकर आरबीआई ने ये बोला कि नहीं, ये जो एग्रीकल्चर वाला प्रोसेस है, इस पे जो लोन इत्यादि से जो रिलेटेड प्रोसेस है, ये थोड़ा सा संभालने में बर्डन आ रहा है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर संस्था नियुक्त कर दी जाए, बना दी जाए। तो आगे चलकर जो है 1981 में एक एक्ट लाया गया, जिस एक्ट के तहत जो है नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई। पॉइंट समझे? संसद एक अधिनियम लेके आएगी, उस अधिनियम को भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इस आधार पर अब हुआ ये कि नाबार्ड में सरकार के पास मैक्सिमम शेयर्स है, 99.6 जो है सरकार के पास, जो समझ लिया अंशधारिता है, और आरबीआई जो है केवल उसमें 0.40 जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन या अंशधारिता रखता है। पॉइंट समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नाबार्ड जो है के संबंध में असत्य विकल्प आपको चुनना है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको जो है देखना है कि इनमें से क्या है। बताइए जल्दी, इनमें से कौन सा गलत है? बताइए जल्दी। ठीक है, ठीक है। चलो, तो इस आधार पर अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। तो देखो, एक पॉइंट ये दिया है कि यह किसानों को सीधे ऋण प्रदान करता है। देखते हैं सही है कि नहीं है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना नहीं। जी हाँ, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये वाला तो वैसे ही गड़बड़ हो रहा है। समझ गए बात को? तो मतलब ये यहाँ पर ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद यह वाणिज्यिक, सहकारी और निजी बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो ये वाला भी थोड़ा सा जो है गलत है, मतलब प्रदान नहीं करता है। ये वाली पॉइंट भी समझ गया बात को? उसके बाद में ये दे रहा है उपयुक्त सभी असत्य हैं, मतलब सत्य है लिखा हुआ है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। आंसर ये है कि यह किसानों को सीधे ऋण प्रदान करता है। जी नहीं। समझे बात को? नाबार्ड, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, यदि आप प्रोसेस समझ पाए होंगे, कि नाबार्ड आरआरबी को, आरआरबी प्राथमिक साख समितियों को, उसके बाद में जो है कस्टमर तक पैसा पहुंचेगा। पॉइंट समझे? तो इस संदर्भ में हम समझेंगे कि पहला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आप बातों को भी सुन रहे होंगे तो समझ पाएंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब व किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। बता दो जल्दी, देख लेते हैं कौन आंसर सही दे पाता है। नाबार्ड की स्थापना कब और किस समिति की सिफारिश पर की जा रही है? बताइए जल्दी, देखते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, जिसको नहीं पता हो वो ध्यान से सुनना। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। इस फैक्ट को यदि याद कर लिया, नाबार्ड से प्रश्न कभी तुम्हारा गलत जाएगा नहीं, कभी भी आ जाए। 1979 में एक समिति बनी बच्चों। इस समिति का नाम है, इस समिति ने अपन समझ लो कि बनी, तो इसका नाम है शिवरामन समिति। समिति का नाम क्या हो गया? शिवरामन समिति। इतना याद कर लोगे? 19। इस समिति की सिफारिश पर संसद ने, किसने? संसद ने एक एक्ट पारित करा, एक अधिनियम पारित करा। इसका नाम था जो है नाबार्ड अधिनियम 1981। पॉइंट समझे? इस अधिनियम के अनुसार जो है 12 जुलाई, कब की बात हो रही मेरे प्यारे बच्चों? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हो गई, नाबार्ड की स्थापना। इसकी स्थापना हो गई, नाबार्ड की स्थापना हो गई। मैं एक और की फैक्ट आपको बता दे रहा हूं। नाबार्ड से हट के एक प्रश्न जो आता है वो सिर्फ इतना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्योंकि मैं आपके जो है पीवाईक्यू हमेशा चेक करता हूं और बताते रहता हूं आपको कि प्रश्न कैसे बने हैं। तो 6 5 ईयर प्लान के दौरान जो है नाबार्ड की स्थापना हुई। फिर से देख लो, 6 मतलब 6 लेटर याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ अपनी, जो मैंने बच्चों को याद करा रखी है, उस ट्रिक से आप अच्छे से याद कर लो। नाबार्ड में टोटल लेटर है 6। तो 6 के बेसिस पे नाबार्ड की जो स्थापना है वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हो गई। एक बार आप इन सारे आंकड़ों पर आप नजर दौड़ा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है। समझ गए बात को? तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बोले सर इनमें से कोई नहीं कैसे हो रहा है? देखो, ये रंगराजन समिति है, बिल्कुल गलत हो गया। गोरगांव समिति बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद में 12 जुलाई 1981 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ट्रैक करा है मैंने आपको। यदि इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे तो आप सही आंसर दे देते, और यदि नहीं समझ पाए हैं तो मतलब मैं आपसे फिर से कहूंगा, एग्जाम के दिन भी सारे प्रश्नों को थोड़ा सा आराम से पढ़ा करो। समझे बात को? डिटेल मैंने यहाँ पे लगा दी इस पेज पे, आप डिटेल को आराम से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने आपके लिए मेहनत करी है कि नहीं।
उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जनक किसे कहा जाता है, बताओ जल्दी। मैं भी देखूं तुम्हारी तैयारी कितनी है। आपको ये बताना है कि फादर कौन है आरआरबी के, किसने इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने में सपोर्ट करा था, बोला था कि ये चीजें होंगी। जल्दी बताओ, देखें जल्दी। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रीजनल रूरल बैंक? इज ही एम एस स्वामीनाथन? इज ही पीवी नरसिम्हा राव? इज सी इंदिरा गांधी? आंसर देखा जाए, अब आप लोगों के कमेंट्स जो हैं आने लग गए हैं मेरे पास में। वेरी बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रयास करते रहो, यकीन मानो आप पास हो जाओगे। कम डेटा में बेहतरीन तरीके से पास कराने को आपको हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, समझे बात को। तो इस आधार पर देखो, पीवी नरसिम्हा राव का थोड़ा सिनेरियो यहाँ पर जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, इंदिरा गांधी का भी बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। आंसर सही होने वाला है पीवी आपके एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना। एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में आप ऐसे समझ लो कि आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एक क्वेश्चन कैसा आएगा, पक्का आएगा आने वाले सभी एग्जाम में। तो एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में संपूर्ण डिटेल जो है मैं हरित क्रांति में भी आपको देता हूँ, वहां से भी पढ़ लेना। फैक्ट्स के रूप में आपके पास पहुंचाता हूँ, वहां से भी पढ़ लेना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नाबा नरसिम्हन और गाडगिल समिति का संबंध जो है किसकी स्थापना से है, मतलब इन दोनों का रिलेशन किस की स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। क्या ये आरआरसी है, क्या ये नाबार्ग है, क्या ये अपेक्स है, क्या ये आरआर? जल्दी से बताइए। आ रहा है मजा, बहुत बढ़िया। चलो मैं अब आपको फिर से एक बारीकी से अवगत कराता हूँ। कई बार ये होता है कि हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमें प्रश्न बहुत आसान लगता है, इसका मतलब हमें अपने आप उत्तर तो आ जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? जब प्रश्न आसान लग रहा हो और लग रहा हो कि उत्तर आ जाएगा, तब मैं कहूंगा तब ऑप्शंस को और सावधानी से पढ़ो। देखो क्या लिखा है, आरआरसी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है। नाबार्ड न लिखकर नाबार्ग लिख दिया मैंने, अपेक्स मैंने लिख दिया, थोड़ा सा शायद तुम रिलेट करो, पर ये तीनों ऑप्शन तो हो भी नहीं सकते ना। तो आपको पता होना चाहिए इस किसकी चर्चा हो रही है, रीजनल रूरल बैंक, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात हो रही। किसकी बात हो रही मेरे प्यारे बच्चों? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आपकी जो है नरसिम्हन समिति और जो है गाडगिल समिति की सिफारिश पे की गई। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, फटाफट देखते हैं आप इसका आंसर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई का स्थापना समय, जो आरआरबी का जो है स्थापना समय आपको बताना है। जल्दी से बताइए, आरआरबी का स्थापना समय। ठीक, जल्दी से बताइए। जब तक मैं समिति फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। एक तो नरसिम्हन समिति है, और सेकंड जो समिति रिलेवेंट है उससे, वो है आपकी गाडगिल समिति। कौन सी समिति? गाडगिल समिति। कितनी बात समझ गए? नरसिम्हन समिति और गाडगिल समिति, ये दो पॉइंट आपने यदि कर लिए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। इसके बाद में यदि मैं आपसे बोलूं स्थापना की डेट याद कर लो, अब जो स्थापना की बात आएगी, किसकी बात आएगी? स्थापना की बात आएगी, तो ये आपको लिख लेना है 2/10/1975। कब याद रखो? 2/10/1975। समझ गए बात को? 2 अक्टूबर 1975। और वहां पर एक पॉइंट आपको क्लैश करता हुआ दिखेगा, फिर से ये पूछेगा, एक प्रश्न पूछ ले कि बताओ किस 5 ईयर प्लान के दौरान जो है इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई। तो आप बोलना 5वीं पंचवर्षीय योजना। याद ना आए तो 75 का लास्ट 5 डिजिट जो है वो आपको याद करवा देगा। पॉइंट समझे? इतना बारीकियों से आपको हर एक चीज में करवाते जाऊंगा, यदि आप लोगों की इच्छा है कि हमें सर अच्छे से तैयारी करनी। देखो पढ़ाने वाले बहुत हैं, ये भी आपको पता है। कैसे अब तक आप लोगों ने पढ़ा ये भी आपको पता है। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद आपकी स्थिति जो है वो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। समझे बात को? किसी ने 80,000, किसी ने 60, किसी ने 1,20,000 इतना अमाउंट दे दिया, बावजूद इसके वो आज भी कॉन्फिडेंट नहीं है। उससे अंदाजा लगा दो इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष में आपका किसी ने सिलेबस करवाया क्या? ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस आधार पर उस आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर हम उन विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल कनेक्ट होना चाहते हैं जो अपने माता पिता की पूंजी, अपनी पूंजी, अपना समय, अपना भविष्य बचाने के लिए निरंतर तत्पर हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए मैं आपको बता दूं कि इस लिंक के माध्यम से आप गूगल प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन खोल पाएंगे। जैसे ही आप हमारा एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपको उसके बाद इस टाइप के कुछ कोर्सेज दिख रहे हैं।
आप अपनी सुविधा अनुसार, मैं यही कहूँगा, आप अपनी सुविधा अनुसार कोर्स को परचेज़ कर लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम लिंक जो है जा जुड़ जाइए यहाँ पर, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। सारी अपडेट्स आपको इन्हीं पे मिलेंगी। अधिकांश मामलों में अपडेट जो है आपको एप्लीकेशन पे और ज़्यादा मिलती हैं मेरी तरफ से, समझ गए बात को? उसके बाद में यदि आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र्स हैं तो बच्चों ये वाले एप्लीके लिंक से जुड़ जाएँ हमारे साथ में, और यदि आप आईफ़ोन यूज़र्स हैं तो इस लिंक से जुड़ जाएँ। बाकी डिटेल्स मैंने आपको लगा रखी हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा कि सर ने क्या-क्या हमारे लिए तैयार कर रखा है। तो इस आधार पर मैं एक और अच्छी बात आपको बता दूँ कि जो भी सदस्य हमारे प्राइम मेंबर्स बनने वाले हैं, उनके लिए मैंने विशेष गिफ्ट का आयोजन जो है करके रखा। यह गिफ्ट कुछ इस प्रकार से मैंने तैयार करा है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये कम से कम इन्वेस्टमेंट है। इसकी मैंने क्लास दे रखी है कि इतना कम, आपको थोड़ा शायद ज़्यादा लग जाए कहीं पे, पर मैं आपको बोलूँगा कि एक बार में ही संपूर्ण तैयारी अच्छे से आपकी हो जाएगी। तो जो व्यक्ति कॉम्बो बैच को परचेज़ करेगा, उसको मैं अपनी तरफ से 3 गुना जो है रिटर्न करके दूँगा। ये मेरा आपसे भी वादा है। अब बाकी आप समझदार हैं, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर नए आरआरबी की स्थापना पर रोक लगा दी गई? अब ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है, आपको यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन-सी समिति है जिसकी सिफारिश पर नए आरआरबी की स्थापना करना बंद कर दिया गया। एक-एक करके चारों समितियाँ दी हैं, आप जब तक चर्चा करें, मैं जब तक एक एग्ज़ाम्पल आपको सेट कर रहा हूँ, यदि सब लोग समझ जाएँगे तो अच्छी बात है, ठीक है? चलो, जल्दी से आंसर भेजिए सभी लोग। ठीक, चलिए अब आपके आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, एक आरआरबी की यदि मैं आपसे बात करूँ ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में पहली बात तो स्थापित होते हैं, तो ये तुमको पता है। एक आरआरबी को चलाने के लिए कम से कम 4 क्लर्क तो लगेंगे, बोलो हाँ सर सही है। कम से कम 20,000 ज़्यादा सैलरी होती है, पर 20,000 भी दे रहे हो तो मोटे तौर पे मान मान लेता हूँ 4 लोगों के हो गए 80,000। एक यहाँ पर पीओ लगेगा, आपको ये भी पता है, ओवरऑल ब्रांच को सँभालने के लिए भी, तो इसकी सैलरी हो गई 40,000। अब इसमें आपको ब्रांच के खर्चे भी तो जोड़ लें। मतलब ये तो इनके इंडिविजुअल्स के जुड़ गए, ब्रांच के प्रीमाइसेस के भी तो देने हैं ना पैसे। तो इस तरीके से तो देखो कितना हुआ, एक बार अच्छे से समझो। 1,80,000 और 40,000 मतलब 2,20,000 की बात हो गई। कितना खर्चा हो रहा है हर महीना? 2,20,000, इतने देने हैं कुछ भी हो जाए। पर हो क्या रहा था, अब जो है ना आरआरबी जो है लॉस में जाने लगे थे। किसमें जाने लगे थे? लॉस में जाने लगे। मतलब 2,20,000 पर महीने का एक तरीके से एक्सपेंसेस है, और इनका मान लेते हैं 1,10,000 के ही ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं। मतलब डबल इनको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बता दो? डबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जेब से लग रहा है। तो इसके चलते ये बात हुई कि जो आरआरबी हैं, इनके कॉन्सेप्ट अब लगभग फेल होते हुए दिख रहे हैं। इतने सक्सेस नहीं है, ऐसा मान लीजिए। तो इसके चलते जो है, केलकर समिति ने बच्चों सिफारिश करी। कौन-सी समिति ने सिफारिश करी? केलकर समिति ने, कि अब जो है नए आरआरबी की स्थापना करना बंद कर दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखकर वर्तमान में जो नए आरआरबी हैं, उनकी जो संख्या है वो हो गई है 43। शुरुआत में ये 196 थे, 196 थे, जो कि वर्तमान में घट के 43 हो गए। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और मैंने आपके लिए डाल दी हैं, तो उनको बिल्कुल 100% याद करके जाओ। आबिद हुसैन कमिटी की बात आएगी ना, तो इसको आप लघु उद्योगों से जोड़ के देख लेना। जैसे ही आए, आँख बंद करके लघु उद्योग जो है शिफ्ट हो जाना है। कौन से उद्योग? लघु उद्योग। तो आप लगभग आंसर देख पाएँगे। हिल्टन यंग कमीशन जो है आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो आरबीआई वाली क्लास देखो। उसके बाद में जो है कस्तूरी रंगन की बात हो रही है, तो भैया ये इसरो के वैज्ञानिक भी रहे हैं, और ये इनका संबंध नई शिक्षा नीति से ज़्यादा देखा जाता है। नई शिक्षा नीति जो है, उससे संबंध में इन्होंने ही उसका पूरा मसौदा एक तरीके से ड्राफ्ट तैयार करा था। समझे बात को? तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपको के कस्तूरीरंगन समिति को पढ़ लेना है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ, के कस्तूरीरंगन समिति के रेफरेंस में पश्चिमी घाट से शायद एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो उसको और याद रखना। नेक्स्ट, भारत के किन राज्यों में एक भी आरआरबी की शाखाएँ नहीं हैं? चलो बताओ जल्दी, इतना प्रश्न का आंसर दे दो। सभी एग्ज़ामों के लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट है। कोई बीच में ये ना सोचे कि अरे यार ये तो आसान एमसीक्यू लग रहे हैं। आपको हो सकता है आसान लगे, मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ, पर जब तक पास ना हो ना, तब तक मेरी बात को मानो, जल्दी सफल हो जाओगे। तो देखो, भारत के किन राज्यों में एक भी आरआरबी नहीं है, यदि ऐसा बोलेगा तो हम बोलेंगे सिक्किम और गोवा। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सिक्किम और गोवा।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन कौन करता है? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, हाँ कि ना? जल्दी से बताइए, नियमन कौन करता है? ठीक। तो यदि आप अच्छे से देख पाएंगे तो मैंने आपको बता रखा है, नाबार्ड के अधीन ये संपूर्ण कार्यों को जो है हल करेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको छांटना है, बताइए सत्य क्या है इनमें से, जल्दी से बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया बात। चलो, देखो भारत में पहले क्षेत्रीय जो बैंक स्थापित हुआ था ना, वो प्रथमा बैंक ही था, उत्तर प्रदेश में था, तो ये आंसर तो सही। आरबीआई जो है, आरआरबी की फंडिंग और अधीक्षण जो है नाबार्ड करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी अच्छा सही दिख रहा है। नाबार्ड फंड्स का जो है सुपरिटेंडेंट जो है एक तरीके से ये हो गया, उसके बाद में केंद्र सरकार का लक्ष्य एक राज्य और एक आरबीआई है, बिल्कुल। तो इस अनुसार यदि हम देखेंगे तो आंसर होगा डी। अब मैं आपको यहां से भी बता देता हूं, जो गाडगिल समिति है ना, कौन सी समिति? गाडगिल समिति ने ही यह विचार प्रस्तुत करे थे। ये बात को आप समझ जाओगे आगे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे एग्जामों में आता हुआ दिखेगा। आरआरबी में जो है 3 हिस्सेदार कौन-कौन है, ये आपको बताना है। 3 स्टेक होल्डर्स कौन-कौन? आरआरबी में 3 स्टेक होल्डर्स कौन-कौन? बताइए जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर देते चलो, आलस कम करो, देखो कि तुम्हें कितना बन रहा है, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। देखो आंसर होना चाहिए इसका बी। कैसे? राज्य सरकार का हिस्सा होता है, जैसे मान के चलो एक आरआरबी अपन बात कर लेते हैं, तो मध्यांचल ग्रामीण बैंक की बात कर लेते हैं, अभी इसके बाद में चर्चा में आएगा। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इनमें 3 हिस्सेदार हो जाते हैं। कितने हिस्सेदार हो जाते हैं बच्चों? 3 हिस्सेदार। एक तो आपका समझ लो, सबसे पहली बात हो गई केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। दूसरा आपकी हो गई राज्य सरकार, और तीसरा आपका हो गया प्रमोटर, मतलब जो एक तरीके से प्रमोशन करने वाला है। तो इस आधार पर जो है आपको इस पॉइंट को समझना है कि ये होगा 50, ये होगा 15 और ये हो जाएगा 35। इस तरीके से तीनों का शेयर आ गया, तीनों का हिस्सा आ गया। अब अगली बार पूछे तो गलत नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। बताओ भैया, ये तो पता होगा, ग्रामीण क्षेत्र से हम और आप सभी लोग बिलोंग करते हैं, तो इतना तो हमको बनना होगा। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए। तो इस संदर्भ में यदि सबके ऑप्शंस आ गए हैं, तो अब मैं अपना आंसर बता रहा हूं कि देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की यदि बात करते हैं, तो वो हैं 2, एक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और एक है मध्यांचल ग्रामीण बैंक। पर प्रश्नानुसार हमारा आंसर जो है वो होने वाला है आपका डी। समझे बात को? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये मैंने आपको अच्छे से लिख दी है। नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का नाम भी आपने सुना होगा। उसके बाद मध्यांचल ग्रामीण बैंक। तो इन दोनों की मैंने डिटेल्स आपके स्क्रीन पे जो है भेज दूंगा, पीडीएफ के रूप में आपके पास संपूर्ण डेटा आ जाएगा, तो आपको ध्यान से सुन लेना है। इतने बड़े प्रश्न तो इसके नहीं बनेंगे कि आप जो है एक तरीके से मध्य प्रदेश ग्रामीण या मध्यांचल ग्रामीण बैंक का जो है उदाहरण समझाइए, ऐसे प्रश्न नहीं बनते, इसलिए उन पे ज्यादा समय भी नहीं देते। सहकारी बैंक किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं बच्चों? ये तो तुम्हें बिना देखे भी बन जाना चाहिए, इतना है कि कम से कम देख के तुम कर लोगे। देखो तो, सहकारी बैंक किस सिद्धांत पे काम करते हैं? चलो, सहकारी बैंक की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझे बात को? इस सिद्धांत पर ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। सहकारी बैंकों की स्थापना, संचालन एवं विनियमन जो है किसके अधीन है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। संचालन, स्थापना, संचालन और नियमन। ठीक है। तो इस संदर्भ में यदि हम बात देखेंगे, तो सहकारी बैंकों की स्थापना, संचालन और नियमन के लिए जो मोस्ट उत्तरदायी होगा वो होगा आपका नाबार्ड। क्या होगा? नाबार्ड। सहकारी बैंकों के फंड प्रदाता कौन है? इनको सोर्स ऑफ फंड कहाँ से मिल रहा है, बताइए जल्दी। तो सर, ये प्रश्न कहने वाली बात है, देखते चलो।
ठीक है, वेरी गुड। तो देखो इसको भैया पैसे दोनों तरफ से मिल जाएगा, आरबीआई से मिल जाएगा और नाबार्ड से भी मिल जाएगा। सहकारी बैंकों की संरचना कितने स्तरीय होती है, फटाफट बता दो। सहकारी बैंकों की जो एक तरीके से संरचना है वह कितनी, जब तक आप बताओ तब तक मैं आपको एक चार्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर देते चलिए। ठीक, देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे मैंने बहुत कुछ लिख दिया, जितना मुझे हैंडराइटिंग सुधार कार्य में मिलता जा रहा है मैं करते जा रहा हूँ। सहकारी बैंकों की जो संरचना होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी संरचना होती है तीन। एक होती है अपेक्स लेवल पे, मतलब जो कि स्टेट लेवल की बनती है पोजीशन। उसके बाद सेकंड जो होती है आपकी जो है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड जो है आपकी वो बनती है स्टेट लेवल की, ठीक है ना। ये सॉरी ये अपेक्स हो गई। ये इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आती है, स्टेट पे बनती है। ये कहाँ पे बनेगी, ओवरऑल स्टेट पे। फिर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, फिर जो है लोकल आ जाती है। तो तीन स्टेप्स होती है मेरे प्यारे बच्चों। कितने स्टेप्स होती हैं, तीन स्टेप्स। पॉइंट को समझे। तो इस आधार पर अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमने आपके लिए पहला प्रयास करा, जिसमें हम आरआरबी और नाबार्ड जैसे प्रश्नों को इस तरीके से तैयार कर दिया कि आप जब भी क्लास देखें, मैं कहूंगा एग्जाम जाने के पहले भी देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप अपने प्रश्न का आंसर जो है या अपना टिक जो है वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से लगा पाएंगे। तो इस आधार पर मैं अब अपने सेशंस को एंड करूंगा। मैं ये उम्मीद आपसे करूंगा कि आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, तो आप अपने मित्रों के साथ उनको जरूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भैया। और देखो मैं आपको एक बहुत जेन्युइन और ईमानदारी वाली बात बता दे रहा हूँ, या तो आप उन लोगों से पढ़ो जो ये दिन भर बताते रहेंगे कि लेबनान पे ये हुआ, इस पे ये हुआ। ये सब प्रश्न एग्जाम में बहुत कम आते हैं बच्चों, इतने सालों से तुम भी दे रहे होगे या तो देखिए हर विषय पर जो है वो भी टच नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये अनावश्यक प्रश्न है। तो आप उस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं तैयारी करिए और कुछ आईएएस अकेडमी से जुड़िए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बहुत